हे एवरीवन, दिस इज युजान वाचिंग केमिस्ट एकेडमी। सो बच्चों, हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड हम लोगों ने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम लोग फर्दर आगे वाली प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग आगे रिएक्शन विद वाटर एंड अदर जो रिएक्शंस हैं उसके बारे में कवर करने वाले हैं। आपको होप कि मजा आ रहा होगा और पसंद भी आ रहा होगा कि कैसे हम लोग इतने आसानी से आराम आराम से चीजें कर ले रहे हैं। तो हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस की थी, डक्टिलिटी वगैरह, मतलब ये सारे प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी। एंड देन आफ्टर हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है ना। ये वाला लास्ट वाला पॉइंट जो टू सेकंड नंबर पॉइंट है, ये वाला हमें डिस्कस करना था, विच इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, हम समझ रहे हैं। एंड इसमें भी हमें रिएक्शन विद वाटर समझना था, ठीक है ना। तो हम इसी को ही कंसिडर करेंगे, रिएक्शन विद वाटर को कंसिडर करने वाले हैं, ठीक है बच्चा। आई होप कि आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग, और मजेदारी इसको अच्छे से समझते हैं ना, मजेदार तरीके से। देखिए लिखा हुआ है रिएक्शन विद वाटर, मैंने पहले से लिख रखा है। आपको पता ही है कि इसे लिखने से क्या होता है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी टॉपिक कवर हो जाता है, वरना फिर लिखो फिर बताओ, फिर वो थोड़ा टाइम जाता है। और आपको कुछ नोट्स भी होने चाहिए, एग्जाम आने वाले हैं तो नोट जरूर होने चाहिए। इसलिए मैंने पहले से लिख रखा है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं जनरली, अगर हम बात करें, वो वाटर से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। आप देखेंगे तो क्या बनाएंगे, वो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, आगे बात करेंगे। और हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे कुछ मैंने लिख रखा है कि जो मैग्नीशियम एक एग्जाम्पल है जो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, जनरली कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है ना। सिमिलरली अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की या फिर आयरन की बात करते हैं, जिंक की बात करते हैं, तो ये स्टीम से, यानी हॉट, एकदम हॉट वाटर भी नहीं, स्टीम से, है ना। आप सोच रहे हो स्टीम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो स्टीम से वो रिएक्ट करते हैं, नॉर्मल कोल्ड वाटर या हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। आपने देखा होगा ना, इसी वजह से एल्यूमिनियम वगैरह के जो है वायर बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि वायर जो है, आपने खुले में देखा होगा नहीं, रोड रोड के किनारे जो हमारे पोल्स लगे होते हैं उस पे एल्यूमिनियम के वायर लगे होते हैं ज़्यादातर। क्यों खुले में क्यों लगे होते हैं? क्योंकि वो रिएक्ट करता ही नहीं नॉर्मली वाटर से, है ना। तो जो कोल्ड वाटर है या फिर आपका जो जनरल वाटर है, नॉर्मल वाटर है, रूम टेम्परेचर पे, उस पे वो रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे इसे बनाते हैं। और जो हमारे वाइग्रसली रिएक्टिव एलिमेंट हैं, जैसे कि हमारे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये हमारे जो फर्स्ट ग्रुप में जो आते हैं, है ना, में या एस ब्लॉक में जो आते हैं, वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम इसके बारे में कि वही हमने लिख रखा है कि जो सोडियम और पोटेशियम है, अगर हम बात करें तो ये वाइग्रसली रिएक्ट करते हैं। देखो, जहाँ पे भी वाइग्रस रिएक्शन आए बच्चा, जहाँ पे भी ऐसा सिचुएशन आए कि कुछ बोला जा रहा है कि वाइग्रस रिएक्शन हो रही है, तो वाइग्रस रिएक्शन का मतलब इस तरह की रिएक्शन जो होती है वो एक्सोथर्मिक टाइप कैसी होंगी, एक्सोथर्मिक टाइप की होंगी ना। थोड़ी बहुत एनर्जी उसमें निकलेगी निकलेगी, बात है। और यहाँ बात हो रही है सोडियम की, है ना। सोडियम पोटेशियम की आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, आप लोग नेट चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि सोडियम के टुकड़े को पानी में डाल दिया, एकदम से एक्सप्लोड कर जाता है ना। तो वहाँ पे क्या है, वाइग्रस रिएक्टिव है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, है ना। बहुत सारा एनर्जी निकलेगी हीट के फॉर्म में। और यहाँ पे वही दिया गया है कि सोडियम पोटेशियम जो मेटल है वो वाइग्रसली रिएक्ट करती हैं कोल्ड वाटर से टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, है ना। और पोटेशियम के केस में क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात की है यहाँ पे रिएक्शन में हम लोगों ने। तो यहाँ पे अगर हम देखें रिएक्शन, तो लिखा हुआ है कि जो हमारा सोडियम है वो रिएक्ट कर रहा है वाटर से, और क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ठीक है, ये क्या है बेटा, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। और इसके साथ जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो रही है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे पोटेशियम रिएक्ट कर रहा है, पोटेशियम रिएक्ट कर रहा है, और आप देखेंगे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, एंड यहाँ पे जो गैस है वो रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वाटर से जब रिएक्ट करते हैं मेटल्स जनरली, जैसे कि जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो वो हाइड्रोक्साइड में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं, में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइड्रोक्साइड में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएंगे, और उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होने वाली है। ठीक है, दूसरा एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट मैंने बताया कि यहाँ पे वाइग्रस रिएक्शन है, इसका मतलब क्या है, मैंने अभी बोला एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने। कैसी रिएक्शन होने वाली है बच्चा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने वाली, हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होगी, ठीक है ना। चलो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि हमने अभी बात की थी कि कैल्शियम जो है वो रिएक्ट करता है किससे, कोल्ड वाटर से, है ना। जनरली रूम टेम्परेचर पे नहीं रिएक्ट करता है, और वो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, गैस बनाता है ना। और ये रिएक्टिव कम रिएक्टिव होती है, मतलब ये जो रिएक्शन है वो लीस्ट रिएक्टिव होती है, लेस रिएक्टिव होती है। किससे,
जो सोडियम की रिएक्शन थी वाटर के साथ वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और इससे ये कम होती है। तो एक तरह से रिएक्टिविटी सीरीज़ भी हमें मिल जाती है ना? सोडियम के बाद हमें कैल्शियम मिल जाता है, ठीक है ना? एंड देन आफ्टर हम देखेंगे तो यहाँ पे रिएक्शन हमें मिल जाएगी। रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है? कैल्शियम जो है वो वाटर से रिएक्ट कर रहा है और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बना रहा है, ठीक है? ये आपको समझ में आ रहा है और गैस हाइड्रोजन निकल रही है। ठीक है बेटा? यहाँ पे आपने देखा होगा अगर इस रिएक्शन को मैं ऐसे थोड़ा-सा लिखूँ यहाँ पे के फॉर्म में जैसे आपने देखा होगा, तो यहाँ पे भी एक्ज़ोथर्मिक का आप एग्ज़ाम्पल अच्छा ले सकते हो। जैसे कि नॉर्मली जब कैल्शियम वाटर से या फिर मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है? जिसे हम क्विकलाइम कहते हैं और क्विकलाइम से जब वाटर ऐड होता है, तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनता है ना? CH का होल ट्वाइस और इसी दौरान बहुत सारी एनर्जी जो है बेटा हीट के फॉर्म में निकलती है, तो यहाँ पे भी एनर्जी निकल रही होती है ना? हालाँकि ये रिएक्शन दूसरी है ना? और ये यहाँ पे डायरेक्ट जो है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बन रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैग्नीशियम के बारे में। तो मैग्नीशियम में जैसे अभी हमने देखा कि मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता बट हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट करेगा? नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बट रिएक्ट विद हॉट वाटर फॉर्मिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा विद हॉट वाटर। इतना याद रखेंगे कि मैग्नीशियम किससे रिएक्ट करेगा? हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, ठीक है? और कैल्शियम किससे रिएक्ट करेगा? कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा, ठीक है बेटा? नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको एक, है ना? इसी का ही Mg प्लस H2O एरो हमें क्या मिल रहा है? MgOH का होल ट्वाइस मिल रहा है प्लस यहाँ पे H2 मिल रहा है गैस के फॉर्म, ठीक है? आपको यहाँ पे रिएक्शन मिल जाती है आसानी से। तो हमारा क्या बना है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रिएक्शन विद एसिड्स। अब हम मेटल की रिएक्शन कराने वाले हैं एसिड के साथ, ठीक है? कैसे होती है मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ? जैसे आपने देखा होगा ना कि सोडियम को अगर हम क्या करें H2SO4 में डाल दें, है ना? एकदम से डालना नहीं है आपको, लैबोरेटरी में जाके सोडियम उठाया डाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं। बहुत ही जो भी रिएक्शंस होती हैं आप अगर लैब में परफ़ॉर्म करते हैं तो बहुत केयरफुली परफ़ॉर्म करिए, है ना? या टीचर के गाइडेंस में परफ़ॉर्म करिए। चलिए देखते हैं, तो हमने यहाँ पे थोड़ा-सा हिंट ले रखा है आपको एक फॉर्मेट में कि मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करती है तो सॉल्ट बनाती है जनरली, न्यूट्रलाइज़ेशन की तरह ही है जैसे, है ना? एंड हाइड्रोजन गैस बस में न्यूट्रलाइज़ेशन में वाटर बनता है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रही है। सॉल्ट बनेगा यहाँ, है ना? मेटल सॉल्ट जिसे आप तो मेटल सॉल्ट बनेगा, ठीक है? यहाँ पे लिख रखा है जैसे कि यहाँ पे अगर कोई मेटल है रिएक्ट करती है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों से रिएक्ट करती है, तो उनके क्लोराइड बनते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया गया जो पहली कंडीशन दी गई है यहाँ पे कि जैसे सोडियम मैग्नीशियम का कैल्शियम है ये रिएक्ट करते हैं वॉलेंटली विद डाइल्यूट एसिड, है ना? जो डाइल्यूट एसिड है हमारे HCl में बहुत तेजी से, आपको पता है कि ना सोडियम पोटेशियम ये सब क्या है? हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखेंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज में ये बहुत ऊपर रखी हैं, सबसे ऊपर यही सब होते हैं। तो इस वजह से इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इस वजह से ये ज़्यादातर रिएक्ट भी करते हैं। जब पानी से ये वाइग्रेसली रिएक्ट करते हैं तो एसिड से तो रिएक्ट करेंगे ही करेंगे, है ना? तो यहाँ पे उसी के बारे में है, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि NaCl जो है वो किससे रिएक्ट कर रहा है? मतलब Na जो है रिएक्ट कर रहा है HCl से और क्या बना रहा है भैया? देखेंगे तो हमारा सोडियम और जो HCl है रिएक्ट करके आपस में NaCl बना रहे हैं और क्या बना रहे हैं? सॉल्ट बना रहे हैं। क्लोराइड जिसे आप रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। यहाँ पे क्या बन रहा था? सॉल्ट बन रहा था। हम लोगों ने क्या देखा? यहाँ पे भी क्या बन रहा है? सॉल्ट बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा था? हाइड्रोजन गैस बन रही है। यहाँ पे क्या बन रहा है? हाइड्रोजन, है ना? आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल दिया गया है आपके लिए, यहाँ पे बहुत ही एग्जांपल काफ़ी सारे दे रखे हैं, मतलब हर रिएक्शन हर पॉइंट के लिए एग्जांपल दे रखे हैं मैंने, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। एक और एग्जांपल है यहाँ पे Mg जो है यानी मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, वो भी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा और यहाँ पे बन रहा है मैग्नीशियम सॉल्ट, है ना? ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट बन रहा है और एक तरह का मैग्नीशियम सॉल्ट है ये और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज है, ठीक है ना? तो जैसे वहाँ पे सॉल्ट बनना था, ऊपर नीचे भी सॉल्ट बन गया, रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स बनते हैं उनके, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है कि अब बात कर रहे हैं मेटल्स जो होती हैं जैसे कि जिंक और एल्यूमीनियम के बारे में, है ना? कि ये जो मेटल होती हैं ये रिएक्ट करती हैं डाइल्यूट एसिड या H2SO4 से, बट ये लेस रैपिड रिएक्शन होती है। तो आपको पता है कि लेस रैपिड रिएक्शन क्यों होंगी? आप सोचिए क्यों होंगी? क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी लेस रिएक्टिव मेटल्स है ना भाई। ये तो नीचे की तरफ सोडियम, पोटेशियम इन सब से नीचे रिएक्ट लाई करते हैं ना, तो ये लेस रिएक्टिव होंगे, ठीक है ना? जब लेस रिएक्टिव है तो इनकी रिएक्टिविटी भी रिएक्शन भी बहुत धीरे-धीरे होने वाली है ना?
तो यहाँ पे उसी के बारे में लिखा है, जैसे यहाँ पे Zn और Cl रिएक्ट कर रहे हैं, ZnCl2 बना रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। यहाँ पे भी क्या बना भाई, जिंक क्लोराइड बना। ये क्या है, जिंक क्लोराइड, ठीक है बच्चा, जिंक क्लोराइड बना और यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। ये दो हमारे जो है आपके सॉल्ट बन जाते हैं, AlCl3 बन गया और ZnCl2, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब यहाँ पे दिया गया है कि जो कॉपर है या फिर मरकरी है बच्चा, या सिल्वर है, ये रिएक्ट ही नहीं करते डाइल्यूट एसिड, क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं ना, लीस्ट रिएक्टिव की कैटेगरी में आते हैं बिल्कुल। ये मरकरी, सिल्वर आप देखोगे तो, हम लोग ट्रिक देखेंगे तो ट्रिक में देखेंगे सबसे नीचे लाई करते हैं मोस्टली ये लोग, है ना। जो मरकरी है वो आपका बिल्कुल नीचे हाइड्रोजन के नीचे लाई करता है, सिल्वर आपका हाइड्रोजन के नीचे लाई करता है ना, तो इस वजह से ये बहुत ही कम रिएक्टिव और इस वजह से डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है बेटा। नाउ अब हम बात करेंगे रिएक्टिविटी विद डाइल्यूट एसिड की, जो उसका ऑर्डर है उसके बारे में, है ना। तो ऑर्डर में हम, जैसे अभी हमने बताया कि आप ऑर्डर भी निकाल सकते हैं ना, तो सिमिलरली ऑर्डर यहाँ पे हमने देखा, तो देखेंगे हम सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है भाई, सोडियम पोटेशियम, है ना। उनके बाद मैग्नीशियम रिएक्टिव है डाइल्यूट एसिड से, फिर एल्यूमिनियम और जिंक ऑलमोस्ट सिमिलर रिएक्टिव है ना, लगभग लगभग उनकी रिएक्टिविटी बराबर ही है। और फिर है आयरन एंड कॉपर, या फिर सिल्वर रखोगे तो वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा, है ना, इससे ऐसे ऐसे करके हो जाएंगे, ठीक है बेटा। कॉपर को एक तरह से आप कह सकते हो कि ये रिएक्ट करता ही नहीं है ना, मतलब रेयरली रिएक्ट करता होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा पॉइंट जो है, कुछ नोट पॉइंट दिए हैं हमने ताकि आपको कुछ पॉइंट्स मिल सके यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस की, जो यहाँ पे निकल रही थी, है ना, तो ये हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज हो जाती है और बना लेती है क्या, वाटर, क्योंकि अभी हमने बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह ही होती है। तो ये हाइड्रोजन गैस अक्सर क्या होता है कि ऑक्सीडाइज की हो जाती है ऑक्सीजन के साथ मिलके एंड बना देती है वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे के केस में, किसी किसी के केस में, जैसे यहाँ पे दिया गया है, अगर हम बात करते हैं कि HNO3 जो है एक तरह का हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी आप सोचोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है ना। तो ये हम लोगों ने रिएक्शन में शायद पीछे आपने देखा होगा, तो पहले चैप्टर में पढ़ा था रिडक्शन क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है ना। फिर भी अगर हम बात करें तो जो कंपोनेंट या कंपाउंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है, एक तरह से प्रोवाइड करा रहा है, या फिर इसके कई सारे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, या फिर इट समहाउ promotes ऑक्सीडेशन, वेदर इट इज यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, है ना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका इलेक्ट्रॉन वाला तो है नहीं यहाँ पे, फिर भी लिख दिया है। इसी तरह से ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन को प्रमोट कर रहा है, ठीक है बेटा, या फिर इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, कंपाउंड है ना, ये भी कंपाउंड का खुद का रिडक्शन हो रहा है, तो वो एक तरह का रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, क्या वो करेगा। नाउ अब यहाँ पे देखेंगे रिएक्शन दी गई है यहाँ पे कि मैग्नीशियम जब HNO3 के साथ जुड़ता है तो यहाँ पे मैग्नीशियम सॉल्ट बन जाता है HNO3 के साथ, और यहाँ पे वाटर जो है वो बनता है। लेकिन अगर हम डाइल्यूट HNO3 लेते हैं तो यहाँ पे वाटर नहीं बनता। क्यों? क्योंकि डाइल्यूट जब HNO3 है तो वो अपना ऑक्सीडाइजिंग पावर दिखा नहीं, ऑक्सीजन, क्योंकि वो कम है ना, पानी पानी ज़्यादा है, और डाइल्यूट HNO3 जो है वो कम है ना, डाइल्यूट है ना, मतलब डाइल्यूट का मतलब उसका कंसंट्रेशन कम है खुद का और पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो फिर वो अपनी कैपेबिलिटी कैसे दिखा पाएगा, नहीं दिखा पाएगा, है ना। तो यहाँ पे यही सीन है, इसी वजह से यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है और हाइड्रोजन का हाइड्रोजन बना रह जाता है। लेकिन अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेशन एच डालेंगे आप मैग्नीज को या मैग्नीशियम को, तो यहाँ पे ये आसानी से रिएक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है, बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल साल्ट। अदर मेटल साल्ट से ये कैसे रिएक्ट करती हैं देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे है हमारा कि एक मेटल जो है आप देखेंगे तो एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह ही होगी, जैसे आपने रिएक्शन देखी होंगी पहले से ही। तो यहाँ पे एक मेटल है ना, और दूसरा मेटल सॉल्ट है, सोल्यूशन है उसका, कोई भी मेटल का सोल्यूशन है, ठीक है। अब जब ये आप इसमें ऐड कराओगे, अगर ये यहाँ पे रिएक्टिविटी आपको याद रखनी पड़ेगी ना, रिएक्टिविटी हम लोग बात करेंगे, बार बार रिएक्टिविटी आ रही है, तो रिएक्टिविटी की बात हम लोग करेंगे कि यहाँ पे जब मेटल की ए मेटल की रिएक्टिविटी क्या है, हाई रिएक्टिविटी,
कैसी है? हाई रिएक्टिविटी, ठीक है। और इस वाले बी मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो लेस है, लेस रिएक्टिव है ये, ठीक है। तो अब क्या होगा, ए वाला जो है बी को रिप्लेस कर देगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन, है, और बन जाएगा ए का सॉल्ट सॉल्यूशन और बी मेटल सेपरेट हो जाएगी, अलग हो जाएगी एक तरह से। तो रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे रिएक्टिविटी बी की ज़्यादा है, ए की कम है, तो यहाँ पे कोई भी आपका जो रिएक्शन नहीं होने वाली, नो रिएक्शन आप लिख सकते हो उसमें, ठीक है बेटा। तो इसको इरेज करके अगला वाला पॉइंट इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो रिएक्टिविटी आप ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे रिएक्टिविटी देखनी है और एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, बात आ गई ना, कि जो सभी मेटल होती हैं वो रिएक्टिव नहीं होती है एक दूसरे की जैसी, है ना। कुछ कम ज़्यादा रिएक्टिव होगी, मतलब कुछ ज़्यादा कुछ कम रिएक्टिव होगी, अलग अलग रिएक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे लिखा है कि रिएक्टिव मेटल यानी मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर, उनका सोल्यूशन होगा उनको हटा सकते हैं। दिस फॉर्म ऑफ द बेसिस रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, है ना। और ये क्या बनाता है, रिएक्टिविटी सीरीज बनाता है मेटल्स का, है ना। इसी वजह से हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते भी हैं। आगे लिखा है रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंजमेंट। अब इसके बारे में, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में लिख दिया गया है, ठीक है, कि रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है एक्चुअल में। तो ये लिस्ट ऑफ मेटल्स है, तरह से कह सकते हो एलिमेंट्स है, इन ऑर्डर टू देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी या रिएक्टिविटी, जो उनकी डिक्रीजिंग एक्टिविटी है या फिर डिक्रीज जो रिएक्टिविटी है उसके ऑर्डर में। मतलब अगर हम मान लें कि यहाँ पे ए बी सी डी, अभी हम लोग देखेंगे फिलहाल ऐसे लिख ले रहे हैं ए बी सी डी ई, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉप में है ये मोस्ट रिएक्टिव होगा, कहने का मतलब ये है, और नीचे जब हम बढ़ेंगे मोस्ट रिएक्टिव होगा, और जब नीचे बढ़ेंगे तो ये लीस्ट रिएक्टिव तरफ जाएंगे, है ना, ठीक है, ऐसे कहने का मतलब। तो इसीलिए ये पॉइंट लिखा है कि इनका जो ऑर्डर है वो डिक्रीजिंग एक्टिविटी के तरह से किया गया है, ठीक है बेटा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिएक्शन की, जिसमें यहाँ पे हम लोग देखने को मिल रहा है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद अदर मेटल साल्ट्स, कि यहाँ पे हमारे पास आयरन मेटल है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट है ना। अब देखो कॉपर जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन की रिएक्टिविटी की वजह से कॉपर को उसको हटा देगा ना उसके सोल्यूशन से, और खुद आयरन सल्फेट बन जाएगा, बना लेगा, और कॉपर मतलब अलग हो जाएगा। तो ये एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गई, ठीक है। एक और आपको यहाँ पे है Zn प्लस CuSO4, इसमें देखेंगे तो आप Zn और SO4 प्लस सी, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने रिएक्टिविटी सीरीज एक फोटो लगा दी है आपके डिस्कशन के लिए, समझने के लिए। आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है सोडियम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन, है ना, कॉपर मरकरी सिल्वर और गोल्ड, उसके बाद प्लैटिनम भी है ना, ऐसे करके नीचे आ जाएंगे। और मतलब ये पूरा ही है लगभग आपके लिए, इनफ है इतना, ठीक है। जब देखेंगे ऊपर की तरफ तो सारे के सारे मोस्ट रिएक्टिव है, ऊपर की तरफ मतलब मोस्ट रिएक्टिव है। जैसे जैसे हम नीचे बढ़ेंगे तो ये डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया, और सबसे नीचे लीस्ट रिएक्टिविटी आ है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स आ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो अबव मेटल्स हैं, जो ऊपर वाले मेटल्स हैं, वो नीचे जो प्रेजेंट मेटल हैं उनको उनके सॉल्यूशंस ला सकते हैं, कर सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लें जस्ट यहीं पे, कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है H2SO4 का, और हम इसमें सोडियम ऐड कर रहे हैं। सोडियम ऐड करने से क्या होगा, देखो सोडियम कहाँ है, हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ पे है ना, देखो मिडिल से भी नीचे है, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन है हमारा, और सोडियम एकदम टॉप में है, तो ये क्या करेगा, सोडियम हटा देगा यहाँ से भाई, और क्या बना लेगा, Na2SO4 सॉल्ट बन जाएगा, बस गैस निकल जाएगा। कुछ इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी रिएक्टिविटी वाली, ठीक है। तो यार ट्रिक बताना मैं भूल गया था, यहाँ पे मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ट्रिक की अगर हम लोग बात करें इसको याद करने के लिए, जो हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है, तो मैंने एक ट्रिक बनाई छोटी सी, आप बहुत सारी ट्रिक्स नेट से निकाल सकते हैं, या आपको जो आसान लगे उससे आप याद कर सकते हैं। मेरी ये ट्रिक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, कनिका के मंजिल पर फैंसी पार्टी है विद चाप, है ना। यहाँ पे लगभग सारे ही एलिमेंट्स आ जाते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में है आपके क्लास 10 तक की। तो जैसे कनिका में क्या है, कनिका में के स्टैंड जो करता है के लिए यानी पोटेशियम के लिए, एन स्टैंड करता है सोडियम के लिए, एंड सी स्टैंड करता है कैल्शियम के लिए ऑब्वियसली।
ठीक है। इस तरह से के जो है ये वाला है, यहाँ पे ये वैकेंट है, हिंदी वाले मोस्टली वर्ड जो है वो वैकेंट है। फिर यहाँ पे मंजिल, मंजिल में एम जो है वो एमजी के लिए है, ए जो है यहाँ पे एल्यूमिनियम के लिए है, जेड जो यहाँ पे है वो जिंक के लिए है, ठीक है। फिर यहाँ पे पर जो है वो फिर से वैकेंट हो गया है। फैंसी में एफ जो है वो एफ यानी आयरन को डिनोट कर रहा है, एन निकल को डिनोट कर रहा है, और जो एस है वो टिन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से पार्टी में पी जो है वो पीबी यानी लेड को डिनोट कर रहा है बेटा। है यहाँ पे फिर से वैकेंट है, एक और एक्स्ट्रा वैकेंट है विद, क्योंकि सेंटेंस बन नहीं रहा था तो विद लगाना पड़ा। विद चाप है ना, जो सोया चाप या फिर पनीर चाप आप लोग खाते हैं वही चाप। तो यहाँ पे चाप में ही सारे के सारे लेटर जो है वो हर एक को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कॉपर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एच एच जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जो हमारा ए है वो ए जी को रिप्रेजेंट कर रहा है पहला वाला, और दूसरा वाला जो ए है वो ए यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो पीटी है वो मतलब जो लास्ट पी है वो प्लेटिनम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड जो यहाँ पे है वो लिखना मैं भूल गया, वो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला जो है दिस रिप्रेजेंट्स हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे सारे ये आते हैं और हाइड्रोजन से ऊपर ये आते हैं, ठीक है। ऊपर वालों की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, नीचे वाले की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। जैसे अभी पिछले वाले में आपने देखा पीबी के बाद एच आता है ना, तो ये वाली सेम सिचुएशन यहाँ पे है, ठीक है। तो आई होप कोई आप इस ट्रिक से आसानी से याद कर लेंगे। ट्रिक का नाम है या ट्रिक है जो आपकी कनिका के मंजिल पर फैंसी पार्टी है विद चाप, ठीक है। यहाँ पे बस तीन ही वर्ड्स हैं कह सकते हो जो वैकेंट है, विद, के और पर। ये थोड़ा आपको सेंटेंस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो इसको शेयर जरूर करिएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे रिएक्शन विद क्लोरीन की, है ना, क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं यानी सॉल्ट बना क्रिस्टल सॉल्ट्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मैग्नीश है वो क्लोरीन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है हीट करने के बाद, है ना। फिर यहाँ पे देखेंगे आयरन भी तो FeCl3 बना रहा है, और कॉपर भी Cl2 बना रहा है। यहाँ पे कॉपर क्लोराइड, आयरन क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है ना। नेक्स्ट अब क्योंकि ये बात आ गई है यहाँ पे, तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे हम आयनिक कंपाउंड के बारे में भी थोड़ा बता दें। क्यों? क्योंकि अगर हम इनको, ये जो सॉल्ट हमारे हैं ये भी एक तरह का क्या है, सॉल्ट है, मेटल सॉल्ट है, ठीक है। और सॉल्ट ऐसे होते हैं, आपको पता है कि जब इसे हम डिसॉल्व करते हैं यानी वाटर में इसको डालते हैं तो ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं ना। जैसे यहाँ पे क्या है, MgCl2 है तो M प्लस एंड Cl प्लस, है ना, ये टू मतलब आयोनाइज हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो अब आयोनाइज होने का मतलब ये है कि इनके बीच में क्या पाया जा रहा है, आयनिक बॉन्ड पाया जा रहा है। इसका मतलब ये है दीज आर बॉन्डेड विद आयनिक बॉन्ड। ये किससे जुड़े होते हैं, आयनिक बॉन्ड से जुड़े होंगे, कहने का मतलब ये है ना बेटा। अब इसी के बारे में थोड़ा सा हमें आयनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करना है कि होता क्या आयनिक बॉन्ड वगैरह, है ना, प्लस माइनस कैसे आता है डिस्कस। तो यहाँ पे एक का फॉर्मेशन मैंने दिखा दिया है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आयंस कैसे बनते हैं, आयंस कैसे होते हैं, आयंस वो होते हैं जिन पे चार्ज होता है प्लस या माइनस। व्हाट आर द आयंस? तो आयंस कहते हैं द एनी एलिमेंट विच हैविंग एनी काइंड ऑफ चार्ज लाइक नेगेटिव और पॉजिटिव कैन बी कंसिडर एज आयन, ठीक है। अब बात करते हैं जिस पे पॉजिटिव आयन होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा उसे पॉजिटिव आयन बोलेंगे, जिस पे नेगेटिव होगा उस पे नेगेटिव आयन बोलते हैं, ठीक है बेटा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है मैग्नीशियम क्लोराइड का, यहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है इसका। तो Mg जो है अपने टू, क्योंकि Mg के अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और भी चीज देख लें, Mg का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो सोडियम जो है 11 नंबर पे होता है सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे, है ना। तो यानी अगर इसका आपके KLMN में हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें KLM में, तो यहाँ पे 282 आ जाता है, यानी इसकी वैलेंसी जो है वो 2 है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को इसीलिए रिलीज कर देता है, एक तरह से निकाल देता है टू ऑब्टेन द काइंड ऑफ इट्स कंप्लीट ऑक्टेट, है ना। अपना जो कंप्लीट ऑक्टेट है उसको गेन करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, ठीक है। एंड दैट्स वाई ये पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतने ही पॉजिटिव चार्ज आने वाले, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो दो पॉजिटिव चार्ज आ गए।
मीनवाइल यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अब ये जो +2 है इसका जो मैग्नीशियम आयन का इसका जो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है वो कैसा हो गया 2-8 हो गया। यानी अब ये एक नोबल गैस की तरह बिहेव कर रहा है ना? है ना? जैसे आपने नियॉन में देखा होगा उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना 2-8 का इलेक्ट्रॉनिक होता है तो बिल्कुल वैसा ही नोबल गैस की तरह बिहेव कर रहा है। यानी ये अपने आप को स्टेबल मान ले रहा है। ठीक है? अब यहाँ पे क्लोरीन का मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्लोरीन में सिमिलरली क्या हो रहा है एक चीज़ और मैं यहाँ पे थोड़ा-सा बता दूँ कि मेटल्स क्या होती हैं, मेटल्स आर इसको आपने बहुत बार पढ़ा होगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव मीन्स these are these can easily release their वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिलीज कर सकते हैं बिना किसी ज़्यादा एनर्जी के खर्च करे, है ना? इसी वजह से हम इसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं और पॉजिटिव आयन बन जाते हैं ना? और गेन क्या करते हैं? गेन पॉजिटिव चार्ज ऐसे समझ, है ना? व्हाइल अगर हम बात करें नॉन मेटल्स आर कंसिडर एज इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है? तो इनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए कहते हैं दे हैव एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। दे हैव एबिलिटी अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन और वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके एक क्या नेगेटिव चार्ज गेन कर लेते हैं ना? ऑब्टेन ऑब्टेन नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना भाई? तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी लगने वाला है। ये अब जैसे अभी देखा के केस में यहाँ पे तो ये इसने आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए ना, निकाल दिए क्या? क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देने की आदत होती है ना, ये आसानी से निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनको। बट जो हमारी क्लोरीन थी ये वाली, इसमें अगर हम देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है और क्या बना रही है? नेगेटिव आयन बना रही है, नेगेटिव आयन बना रही है। तो इसका देखो इसका ऑक्टेट पहले कितना था? 287 था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और 1 की कमी थी, यहाँ पे 1 वैलेंसी है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिए और इसने देखो क्या बना लिए? 288 का कॉन्फ़िगरेशन मिल गया इसको, है ना? 2 क्लोरीन आयन बन गए यहाँ पे, ठीक है? तो इस तरह से कुछ यहाँ पे फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट के स्ट्रक्चर की तरह से कि इस पे 2 पॉजिटिव आयन थे, इसने अपने 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे दिया इस वाले क्लोरीन को, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया और इसको यहाँ दे दिया तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ओवरऑल जो चार्ज आया वो इस पे 2 पॉजिटिव का आया और इस पे 2 नेगेटिव्स का चार्ज, ठीक है ना? तो ओवरऑल चार्ज किस पे आ गया? इस पे 1 नेगेटिव हो गया, मतलब 2 एटम है ना यहाँ पे, में 2 नेगेटिव हो गए एक तरह से और 2 पॉजिटिव, ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही अदर एग्ज़ाम्पल आप समझ सकते हैं इसमें, जैसे कैल्शियम और Cl2 है तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, ये भी मेटल सॉल्ट है। NaCl2 एन मतलब Na+Cl2 है और NaCl बना रहा है ना? ऐसे ही Zn+Cl2 है तो ये ZnCl2 बना रहा है, सभी में ऐसा ही होगा। एक और करके मैं आपको दिखा दूँ अगर, तो आप देखेंगे कि जैसे हमारा सोडियम है, सेकंड एग्ज़ाम्पल और हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? जैसे Na+ हो रहा है और क्या बनना है? NaCl, ठीक है भाई? NaCl बनना है 2 सोडियम मॉलिक्यूल, चलो 2, भाई ठीक है ना? अब देखो आपको क्या पता है कि Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है और ये मेटल है, आपको पता है इसकी वैलेंसी 1 है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है क्योंकि मैंने बताया कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट कर देगा। भाई ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके एक पॉजिटिव आयन की फॉर्म में बिहेव करेगा, ठीक है? ये हो गया आयनिक फॉर्म, है ना भाई? अब क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दूसरी तरफ क्या होगा? क्लोरीन जो है जिसकी वैलेंसी मतलब जो क्लोरीन 17 होती है और उसकी बात हम करें तो 287 होता है ना?
यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इसको, तो एक क्लोरीन एटम ने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ले लिया एक और अपना कंप्लीट ऑक्टेट कर लिया 288, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन एक तरह से उसने छोड़ा था। तो ऐसे लिख लें Cl प्लस इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा Cl माइनस, इस तरह से, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा टोटल, तो हमारा हो जाएगा अगर हम इसको आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश करें, तो मैं हर कहीं लिख देता हूँ जगह की वजह से, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो भाई आइए, तो यहाँ पे लिखते हैं Na, ठीक है, प्लस एक ब्रैकेट में और Cl माइनस एक ब्रैकेट में। आप चाहें तो इलेक्ट्रॉन भी दिखा सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे इसमें था वो सारे, ठीक है, मैंने बस एक आपको रिप्रेजेंटेशन ऐसा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका जो आयनिक कंपाउंड बनता है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो है क्योंकि आयंस होते हैं, प्लस माइनस चार्ज होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टीज की बात कर लें, जरूर यहाँ पे मेंशन हो जाएंगी अभी सारी चीजें जो अभी मैंने बोली हैं, कि आयनिक कंपाउंड जो बने होते हैं किसके, आयंस के बने होते हैं। कभी कभी डिफरेंस आपको कार्बन वाले में, ठीक है। आयन कंपाउंड आर सॉलिड एंड मोस्टली, थोड़ा मारोगे तो आसानी से, है ना, और सॉलिड होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अभी जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम्स के बीच में बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि में जब आप उसे गर्म करते हो, हीट करते हो, तो मेल्ट होने में टाइम लगता है ना, तो उसके मॉलिक्यूल के एनर्जी बॉन्ड ब्रेक होने में टाइम लगता है। वही है कि वहाँ पे फोर्स की वजह से, है ना, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, बोल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब उनको तोड़ोगे, ऑब्वियस सी बात है, जब जैसे 2 लोग हैं, तो उन्होंने अगर ऐसे-ऐसे पकड़ रखा है मान लीजिए, है ना, ऐसे-ऐसे पकड़ रखा है, ऐसे 2 उँगलियों से, तो उनको आसानी से आप छुटा दोगे। लेकिन अगर किसी ने ऐसे पकड़ रखा है तो उसमें ताकत ज़्यादा लगेगी, यानी जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, वहाँ उनको अलग करने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी ना, और जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, वहाँ उनको अलग करने में कम एनर्जी लगेगी। तो यहाँ पे भी सेम बात हो रही है कि इनको ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लगती है क्योंकि इंटर आयनिक अट्रैक्शन रहता है उनके बीच, है ना? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह भी रहती है। आगे दिया गया है कि एक सिंपल सा हमने डायग्राम दे दिया है। यहाँ पे एक जो हमारा NaCl का क्रिस्टल होता है, NaCl के क्रिस्टल में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें कलर चेंज कर लें बच्चा थोड़ा सा। तो देखेंगे आप, एक जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, एक क्लोरीन 4 सोडियम मॉलिक्यूल से सराउंड होता है। सिमिलरली एक सोडियम मॉलिक्यूल 4 क्लोरीन एटम से, मॉलिक्यूल नहीं, एटम, एटम बोलेंगे हम, एक सोडियम आयन या बोल दें या फिर एटम बोल दें, जो है वो 4 क्लोरीन आयन से ऐसे सराउंड होता है और इस तरह से कुछ इनके बीच में अट्रैक्शन बना होता है। इसलिए हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर, जो हमारा इंटर आयनिक जो है अट्रैक्शन भी रहता है। इंटर आयनिक का मतलब ये लोग आपस में भी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ये वाला इससे भी अट्रैक्ट है, ये वाला इससे भी अट्रैक्ट है, ये वाला इससे भी अट्रैक्ट है ना? इस तरह से चारों तरफ से अट्रैक्शन होता है, इस वजह से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग देखी जाती है। ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। टाइम बज रहा है, 2 बजने वाले हैं रात के। ठीक है, बात करते हैं हम लोग इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ की। तो यहाँ पे जो ये इनके बारे में दिया गया है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं बच्चा, सॉल्युबल होते हैं वाटर में। सॉल्युबल का मतलब आसानी से समझ जाते हैं यार। पोलर होते हैं, पोलर भी याद रखना। पोलर कई बार मैंने क्लास में बताया है आप लोगों को कि पोलर का मतलब है कि उनमें थोड़ा-सा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप रहता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह से, जैसे नहीं होता है अलग-अलग जगह पे, वैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल पोल्स रहेंगे एक तरह। बट ये जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात आती है तो वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, है ना? कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ये है, ये क्या है एक तरह का ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब हाइड्रोकार्बन से बना, हाइड्रोकार्बन से बना पेट्रोल वगैरह ये सब। क्यों? क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं। आप देखोगे तो क्या CH4 में, CH3 में, प्रोपेन में, ब्यूटेन में, काइन में पोल्स बनते हैं? क्या उनमें कोई प्लस माइनस चार्ज डेवलप होता है? नहीं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड के
एक यहाँ पे ट्रिक याद रखोगे कि लाइक, डिसॉल्व, लाइक, ठीक है? तो जो जैसा होगा वो उसी में डिसॉल्व होगा। थोड़ा-सा यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा, लाइक, डिसॉल्व, लाइक। मतलब पोलर, पोलर में ही डिसॉल्व होगा, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में डिसॉल्व होगा। जैसे अगर हम बात करें कि जो मोम होती है ना, वो कैसा होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन का बना हुआ। जब आप उसे डिसॉल्व करोगे, पानी में डिसॉल्व करोगे तो नहीं होगा, लेकिन आप केरोसिन में, पेट्रोल में डिसॉल्व करोगे तो आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। सिमिलरली आपने एक एग्ज़ाम्पल देखा होगा, लोग क्या करते हैं, थर्माकोल सीड को पेट्रोल में डिसॉल्व करते हैं, देखो कितनी जल्दी से गायब हो जाता है। सॉल्वेंट है, और वो भी थर्माकोल भी कार्बन का बना हुआ है, डिसॉल्व हो जाता है उसमें, लेकिन अगर पानी में उसमें डालोगे तो क्या डिसॉल्व होगा? नहीं डिसॉल्व। सिमिलरली तो यहाँ पे भी वही बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि ये आयन्स, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, क्योंकि इनमें आयन्स होते हैं ना, तो इस वजह से दे हैव एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना? ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए 2 ही चीज़ें चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉन फ्री होने चाहिए या तो आयन्स होने चाहिए, मतलब जनरल केस में। तो चाहे आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन हो या आयन्स हो, यहाँ पे क्या हमें मिल जाते हैं? आयन्स मिल जाते हैं। अब देखो ये जो आपके सॉल्ट होंगे यानी आयनिक कंपाउंड जो होंगे, ये अगर डिसॉल्व किए जाएँगे पानी में तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, और अगर ये इनको गला के मोल्टन स्टेट में ले आए तब भी ये वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले। ठीक है बेटा? तो वही यहाँ पे है कि सॉल्यूशन के केस में या फिर उन्हें हम हीट करके उनको मेल्टिंग पॉइंट तक ले जाएँ, उनको गला दें और उसके बाद हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करें तब भी वो होगा। ठीक है? आगे लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखो ये आपके जो आयनिक कंपाउंड है वो खत्म हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है भाई? आयनिक के बारे में काफ़ी कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ अगर कोई मेटल रिएक्ट करती है तो ऑब्वियस सी बात है क्या बनाएगी? हाइड्राइड ही बनाएगी। जैसे यहाँ पे सोडियम रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम हाइड्राइड बनना है, पोटेशियम रिएक्ट कर रहा है तो पोटेशियम हाइड्राइड बनना है, कैल्शियम रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम हाइड्राइड बन रहा है, मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम हाइड्राइड बन रहा है। ठीक है? सिंपल सा है ये, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ठीक है? अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। ठीक है? तो आई होप कि आज के लिए बहुत कुछ हो गया है, मतलब इस वीडियो में काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग जो हमारा अगला टॉपिक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, यानी फिज़िकल प्रॉपर्टी एंड फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिर आगे वाली चीज़ें, मेटलर्जी का जो पोर्शन है, वो हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत कुछ हो जाएगा फिर यहाँ पे, है ना? एंड आई थिंक कि हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ वाला है, सर ने बताया, तो प्लीज़ कमेंट करिए। कमेंट है आपके लिए, देना चाहते हैं तो, सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।